हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई थिंक यू पीपल आर एंजॉइंग विद ऑल द क्लासेस। और एक चीज़ यहाँ और है कि इन्वायरमेंट इन्फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए लिखने की अगर मैं कोशिश करूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर पीपीटीज़ ही हैं जो आपको लेकर बनाकर मैं पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ आपने देख लिया होगा कि जैसा कि साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। साइंस एंड टेक को आपने मेरे बोर्ड पे पढ़ाते हुए देखा होगा और इन्वायरमेंट को पीपीटी के थ्रू पढ़ाते देखा होगा, ठीक है। नहीं तो बैठ बैठ के लिखाना और लिखाने की वजह से ये पूरा का पूरा 100 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर हो जाएगा। इसीलिए मैं एकदम सब कुछ एक ही सूत्री कार्यक्रम है। रवि सर को सुनिए, रवि सर की किताब पढ़िए और रवि सर के साथ ही लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम में हमेशा अपडेट करते रहिए, ठीक है। ये एक बेस्ट तरीका है जिसके थ्रू आप किसी भी सब्जेक्ट को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और स्कोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द लेसन नंबर 10 और हम क्लाइमेट चेंज वाले चैप्टर पे थे और हम यूनिट नंबर 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी अपडेट होगा आगे के लेक्चर्स में आपको उसका पार्ट बी या पार्ट सी करके आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। अगर कोई ज़रूरत होती है तो आगे आने वाले समय में, जो कि क्लास में मैं कुछ भी नहीं चाहता कोई भी ऐसा पोर्शन हो जो हमारे बच्चों का छूट जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी और आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं। ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां टेलीग्राम पर आपको मेरे साथ जुड़ना है। मैंने आपको बार बार बोला है, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, यहाँ पर आपको मैं उपलब्ध हूँ। इन सब जगहों पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं आगे के अपडेट्स के लिए या करंट अफेयर्स के लिए या बुकों के बारे में जानने के लिए। सो दिस इज द यूनिट नंबर 2 जहां पर हम चैप्टर नंबर 7 की तरफ हैं और जहां ये चैप्टर नंबर 7 का सेकंड पार्ट है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। क्या है क्लाइमेट चेंज में यहाँ पर किस किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक सबसे पहले मैंने आपको कंटेंट दे दिया है। पिछले लेक्चर में भी आपने सबसे पहले क्या देखा था? कंटेंट देखा था। वैसे ही इस लेक्चर में भी आप सबसे पहले क्या है? कंटेंट देख लो। यहाँ पर सबसे पहले एक टॉपिक लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जिसको हम कहते हैं GWP। उसका GWP पे क्वेश्चन 2023 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। फाइन। अब लोग कहते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आया था? ये क्वेश्चन वहीं से आया था जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और ये क्वेश्चन वहीं से आया था जो आपके पास बुक में लिखी हुई है। आप बुक पलटोगे, पीछे की एडिशन की किताबें भी होंगी, उसमें भी GWP लिखा आपको मिल जाएगा। मेजर कॉजेज जो है जो ग्रीन हाउस गैस के लिए इंक्रीज करने के लिए, उस पर बात करेंगे। जो स्टेप जो रिड्यूस कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के लिए, वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर ग्लोबल कूलिंग और ग्लोबल डीमिंग क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल डीमिंग में डिफरेंस क्या होता है। इन सब टॉपिक्स पे हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इन दिस लेक्चर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है। सबसे पहली बात आपको बताऊं कि इसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा, ठीक है, कि जो ग्लोबल वार्मिंग करने वाली गैसेस होती हैं यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, उनकी दक्षता कितनी है ग्लोबल वार्मिंग करने की, उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। यानी किस हद तक वो ग्लोबल वार्मिंग कर सकती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यह जानना होगा कि उनसे कुल हीट जनरेशन कितना होता है उन गैसेस से, और उसी का एक कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है, उसी का एक कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में। अब यहीं पर एक बात और बता दूं, एक्चुअल में होता क्या है, जब हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वगैरह को मेजर करते हैं तो कुछ यूनिट्स में करते हैं। क्या करते हैं? देखो लिखा हुआ है, इट इज मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी इज एमिशन ऑफ 1 ton ऑफ अ गैस विल एब्जॉर्ब ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द रिलेटिव ऑफ द एमिशंस ऑफ 1 ton कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई गैस है ना। अच्छा एक बात और बताऊं, हम किस यूनिट में कार्बन डाइऑक्साइड या उसके साथ और भी कोई गैस होती है जो ग्लोबल वार्मिंग करती है मेजर करते हैं, तो टन ऑफ कार्बन में, है ना, टन ऑफ कार्बन्स, टन ऑफ कार्बन्स, ठीक है। पहले यूनिट याद रखना। जैसे जब हम कार्बन टैक्स की बात करेंगे, जब हम कार्बन एमिशन की बात करेंगे, जब हम कार्बन सिंक की बात करेंगे, तो हम किस रेफरेंस में कार्बन की बात करते हैं? तो टन ऑफ कार्बन में बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कोई भी गैस है, ठीक है, मान लो 1 ton कार्बन जो है, 1 ton कार्बन डाइऑक्साइड जितना ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, गॉट इट,
जितना 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, इसके कंपैरिजन में कोई अदर गैस कितना ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, इसके साथ कंपैरिजन करके हमें यह पता चल जाता है कि अदर गैस का पोटेंशियल कितना है इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। जैसे मैंने आपको पीछे कहा, मान लो एक CO2 के बराबर ग्लोबल वार्मिंग करता है और एक मीथेन इज इक्वल टू मान लो लगभग 5 से 12 गुना और कहीं कहीं 25 गुना CO2 के बराबर ग्लोबल वार्मिंग करता है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है ना। उसी को अगर मैं टन के रेफरेंस में बोलूं तो यह समझ में आता है 1 टन का, अच्छा हमेशा CO2 एमिशंस का ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट किस यूनिट में मापते हैं? टन में। तो 1 टन CO2 से कितना ग्लोबल वार्मिंग होता है, उसी तरह से 1 टन मीथेन से, 1 टन नाइट्रस ऑक्साइड से कितना ग्लोबल वार्मिंग होता है, उसके थ्रू हम कंपैरेटिव कर सकते हैं कि इसका पोटेंशियल ग्लोबल वार्मिंग करने का कितना है। और पोटेंशियल को मेजर हम किस यूनिट के कंपैरिजन में करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक बेस बना लिया है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग यहां पर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को मेजर करते हैं और यह चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझाती है। एक बात मैं आपसे और पूछता हूं जो कि एक बेसिक कांसेप्ट है। आपने कभी भी देखा होगा जब भारत जब UNFCCC की मीटिंग में जाता है तो हमेशा कहा जाता है इतना अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन को कम करना है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस तो कार्बन है ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ही थोड़ी ना है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी है, नाइट्रोजन टेट्रा, आपने भी देख लिया बहुत सारे, परफ्लोरोकार्बन भी है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी है। तो ऐसा बताओ, लेकिन हर जगह वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्यों बोलते हैं? असल में क्या है, वो हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड को इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेजर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के रेफरेंस में किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें अदर गैसेस को यूज नहीं किया जा रहा है, अदर गैसेस को भी डिक्रीज किया जा रहा है, लेकिन जब वैल्यू मेजर किया जाता है तो CO2 को इक्विवेलेंट मेजर किया जाता है। अब आप कहोगे सर ये कौन सा नया फंडा बता रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं जैसे वहां पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कितना आपने CO2 एमिशन कम किया, ये अगर मान लो आपको पता है UNFCCC की मीटिंग में कुल 7 गैसें डिसाइड हुई हैं जिन गैसेस को कम करना है। ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर है जो आप लोग करते हैं। जब मैं आगे बढ़ूंगा चैप्टर नंबर 9 वगैरह पे जाऊंगा और UNFCCC के बारे में बताऊंगा, जो दुनिया में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो काम कर रहा है, जो दुनिया में ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कंट्रोल करने की बात कर रहा है, जिसका पेरिस कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल लगातार आप सुनते रह रहे हैं। पीछे आपने ये डरबन सुना होगा, ग्लासगो सुना होगा COP 26, डरबन सुना होगा, ये दुबई सुना होगा 28। ये सारे के सारे जो आप सुनते हैं और अभी भी जो आप सुनने में आ रहा है, ये सारी की सारी चीजों में कुल 7 गैसेस की बात हुई है जिनको कंट्रोल करना है। और सबको फिर CO2 को बोला जाता है, मेजर 7 करते हैं लेकिन सबको CO2 के बराबर लाके तब काउंट करते हैं कितना कम हुआ और कितना बढ़ा। जैसे मैंने कहा, एक CO2 निकल रहा है, एक CO2 के बराबर होता है, एक मीथेन निकल रहा है तो उसको हम कहते हैं 5 CO2 के बराबर जोड़ लो, एक नाइट्रस ऑक्साइड निकल रहा है उसको अब 230 CO2 जोड़ लो। तो मेजर तो बच्चा हम सारी गैस को करते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सबको CO2 के रेफरेंस में जोड़ते हैं, फिर कहते हैं 230 5 और 1 यानी 236 CO2 निकला। बात समझ में आएगी नहीं? इसी को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट में आकर हम बात करते हैं कि हमने कितना एमिशन ऑफ कार्बन रिडक्शन किया है या हमारे इंडिया से कितना जनरेशन ऑफ कार्बन एमिशन हुआ है। अब यह ध्यान रखना है एमिशन। तो यहां पर वही मैं बता रहा हूं, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के लिए इट इज मेजर, फिर देखना, इट इज मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी इन द एमिशन ऑफ 1 टन ऑफ अ गैस विल absorb over a given period of time in the relative of the emissions of 1 ton carbon dioxide CO2। ठीक है, एक बात और बताता हूं, ग्लोबल वार्मिंग किस पे डिपेंड करता है? 2 चीजों पे डिपेंड करता है, पहले समझो, या इसको मैं और बढ़िया से एक बार समझा देता हूं क्योंकि ये चीज क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये बताता हूं ग्लोबल वार्मिंग किस पे डिपेंड करता है। देखो, ग्लोबल वार्मिंग इज डिपेंड ऑन 3 बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला मैंने बोला भैया जो गैस निकल रही है वो कैसे निकल रही है। दूसरा मैंने कहा जो गैस निकल रही है उस कितने अमाउंट में निकल रही है ना, कितने अमाउंट में निकल रही है। तीसरी जो गैस निकल रही है उसका एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है किसकी? ग्लोबल वार्मिंग करने की, यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। और चौथा उसका रेजिडेंस टाइम कितना है, उसका रेजिडेंस टाइम कितना। रेजिडेंस टाइम का मतलब होता है वो इस एटमॉस्फेयर में कितने समय के लिए होती है, ठीक है। अब देखो, जो गैस अमाउंट में निकल रहा है इसको छोड़ दो, इसकी एफिशिएंसी और रेजिडेंस टाइम के बेस पे ही ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल निकाला जाता है। अब आप ध्यान रखना,
रखना, किसी भी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को निकालने के लिए किसी भी गैस की क्या जरूरत होती है, कोई गैस जो निकल रहा है उसकी एफिशिएंसी कितनी है और उसका रेजिडेंस टाइम कितना है इन कंपैरिजन टू CO2, क्योंकि CO2 एक मानक मान लिया गया है, इसके कंपैरिजन में कितना हो रहा है उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में हम गैस की एफिशिएंसी और उसके साथ उसका रेजिडेंस टाइम दोनों मेजर करते हैं। यही चीज यहां पर लिखी गई है, उसी को मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। यहां पर एक छोटा सा चार्ट दिया गया है जिस पर यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था, यहां देखो, यहां पर मैंने एक इविंग्स करके एक पेपर है जो पब्लिश हुआ है, मेरे जो सोर्सेस है वो ऑथेंटिक हैं, कहीं भी अगर मैंने चीजें लाई हैं तो किसी स्टैंडर्ड जर्नल्स के इंटरनेशनल पेपर जो पब्लिश हुए वहां पर, और यहां यूनिट पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन में किया गया है। यहां पे देखो मेन ग्रीन हाउस गैसेस एंड देन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो लिस्ट आपके सामने है, ठीक है। ये इनके हिसाब से बता रहा हूं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड लिखा हुआ है, सबके फार्मूला है, ठीक है। और यहां पर आप इन चीजों को छोड़ो, इन चीजों को छोड़ो, इनकी कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा यहां आइए और यहां पर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उनके अंतर्गत सोर्स पर आइए, इस पर जाने की जरूरत नहीं है, पीपीएम में मत जाइए। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेरिक इसका वेरी करता है, ये करीब करीब कितना हो रहा है, करीब करीब 12 साल, और मैंने अभी बोला ये 10 से 20 साल तक यानी 1 से 2 डिकेड तक जा सकता है। और एटमॉस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है करीब करीब 114 साल तक आसानी से हो सकता है। प्लस माइनस के लिए हमेशा तैयार रहना। फॉसिल फ्यूल कंबशन, लैंड यूज कन्वर्जन, सीमेंट प्रोडक्शन से CO2 निकलते हैं। अब देखो हमने CO2 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना बोला, 1 यूनिट मान लिया, 1 यूनिट। तो वहीं पर मैंने बोला ये बताओ मीथेन का कितना है, तो करीब करीब 21 गुना ग्लोबल वार्मिंग। फिर मैं बता रहा हूं प्लस माइनस याद रखना। और वहीं पर अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो 300, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पेपर बोल रहा है। मैं जो डेटा आपको देता हूं उसके पीछे कोई ना कोई सोर्स होता है, हवा में बात मैं नहीं करता, इसलिए ये पेपर्स के डेटा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको यहां ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और अच्छे से समझ में आ गया होगा जो आपके पेपर में 2023 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं 2011 से लेके आज तक सारे क्वेश्चन देखो, आपको ये चीजें मिलेंगी। मीथेन के बहुत सारे सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह बता दिया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में फर्टिलाइजर वगैरह जो यूज करते हैं, है ना, उस तरह की चीजों से यहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। अब हम बात करते हैं कि मेजर कॉजेस कौन से हैं जो ग्रीन हाउस गैस को लगातार बढ़ा रहे हैं। फिलहाल इस बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, ठीक है, इस बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन फिर से आ रहा है। लैंड यूज पैटर्न को हम लगातार बदल रहे हैं। दूसरा, फॉसिल फ्यूल का लगातार जल रहा है। कैटल और उसके डेयरी फार्मिंग लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर होने वाला एंटेरिक फर्मेंटेशन बढ़ रहा है। जो रूमिनेट कैटल्स होते हैं, जुगाली करने वाले जानवर जो फ्री टाइम में अपना मुंह चलाते रहते हैं, उनकी बॉडी में, उनके इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होते हैं जहां से भी मीथेन गैसें निकलती हैं। फर्टिलाइजर का अच्छा खासा यूज बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का अच्छे खासे लेवल पर बर्निंग हो रही है, जहां पर अच्छा खासा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हमारे अगल बगल हो रहा है। और आगे चलिए, अब हम चलते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं जो हमें अपनाने चाहिए। अब देखो ये सब अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, मेंस वगैरह में आते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर के मेंस में आया हुआ है, यूपीएससी मेंस में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तरीका बताओ जहां से हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन वगैरह कर, ये भी शायद 2023 का ही मेंस की बात बता रहा हूं, बहुत पुराना भी नहीं कह रहा हूं। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना होगा, एनर्जी वाले चैप्टर से आपको समझ में आ रहा होगा। जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर की तरफ जाना होगा, जो कि दुबई में बोला था, आपको याद होगा। दुबई में जो यूएनएफसीसीसी की, आगे बात करेंगे, यूएनएफसीसीसी की COP 28 मीटिंग हुई थी, है ना, कब हुई थी, 2023 की बात बता रहा हूं। तो 2023 में जो दिसंबर में जो मीटिंग हुई थी, है ना, पहले उस वाले केस में बोला कि न्यूक्लियर पावर ही एक अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर के बेस पे पावर जनरेशन एक क्लीन एनर्जी बोली जाती है, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह का कोई भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं है। एफॉरेस्टेशन, अर्बन प्लानिंग, बिल्डिंग को डिजाइन किया जाए किस हिसाब से, ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं बच्चा। ग्रीन बिल्डिंग कैसे होता है, ग्रीन बिल्डिंग वो होता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह फालतू में वेस्ट नहीं होती है, प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, प्रॉपर लाइट्स आती है, आपका कमरा एयर मिलता है, दिन के समय लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन सबको
ऑफ ग्रीन बिल्डिंग का ही कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसीलिए देखो कार्नर वाले घर काफी महंगे थोड़े मिलते हैं प्लॉट्स, क्यों? आसानी से लाइट वगैरह का पेनिट्रेशन और आराम से हवा वगैरह पास होती है। बर्निंग ऑफ बायोमास जो करते हैं फालतू मत जलाइए। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल कीजिए। कंज्यूमरिज्म, चीजों को हम कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, मत करिए। मास लेवल पर एजुकेशन जनरेट करिए, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को बताइए, और जो पॉलिसीज वगैरह जो सरकार चलाती है वो ठीक तरीके से लागू होना चाहिए और लोगों तक पहुंचना चाहिए। जैसे आप कभी BS4 डीजल की बात करते हैं, BS3 की बात करते हैं, जब दिल्ली वगैरह में पॉल्यूशन बढ़ते हैं गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं। हमेशा सरकार कह रहा है BS6 की तरफ जाइए, और अब BS6 भी नहीं, अब सरकार कहती भाई ईवी व्हीकल्स की तरफ जाओ। ईवी व्हीकल्स का एनवायरमेंट पोल्यूशन में क्या लेना देना है? यह क्वेश्चन आपके मेंस के पेपर में पूछा गया है। यह भी आया है पीछे 2023 के आसपास, ये क्वेश्चन आपके मेंस में पूछा गया है। ठीक है, और आगे बढ़ो। अब बात करते हैं ग्लोबल कूलिंग क्या होती है। ठीक है, देखो यहां पर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो हम लोग बात करने वाले हैं। एक टॉपिक जिसको हम कहते हैं ग्लोबल कूलिंग, और एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल डिमिंग। पहले मैं बताऊं, 1970s में कुछ रिपोर्ट आते हैं। क्या कई सालों में ऐसा देखा गया कि अचानक एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर गिरने लगा। अब अचानक एटमॉस्फेयर यानी वातावरण का टेम्परेचर गिरने लगा तो लोगों ने बोला आने वाले भविष्य में ग्लोबल कूलिंग होगी और इसकी वजह से टेम्परेचर काफी कम होगा और एक शीत युग की शुरुआत होगी। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब इसके पीछे फिनोमिना दिए गए, किस आधार पर वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं? तो यहां पर दो ओपिनियन थे, दो ऐसे फिजिकल मैकेनिज्म थे जिसके बेसिस पर कहा जा रहा है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होगा। एक जहां पर एरोसॉल और दूसरा ऑर्बिटल फोर्सिंग बोला गया। और एरोसॉल जो है, एरोसॉल यहां पर ऐसा बोला गया जो हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसें होती हैं, सल्फर के जो कंपाउंड होते हैं, वो एरोसॉल पार्टिकल जो होते हैं वो एल्बिडो को बढ़ा देते हैं। यानी एल्बिडो का मतलब होता है, मान लो जब हम लोग हीट बजट पढ़ रहे थे तो मैंने क्या कहा, यहां पर जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, जब सन की लाइट यहां आती है तो यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड की जो गैसेस होती हैं वो यहां क्या करती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप नहीं करती हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एल्बिडो होकर लौट जाती हैं। और एल्बिडो उसी हम हीट बजट में उस लाइट्स को कहते हैं, वेव्स को कहते हैं, जो अर्थ पे हमारे किसी काम नहीं आता है। तो ये गैसें जो होती हैं एल्बिडो को बढ़ा देती हैं जिससे नीचे ट्रैप नहीं होता हीट ज्यादा और इसके से टेंपरेचर नीचे गिरता है। एक तो ये रीजन और दूसरा ऑर्बिटल फोर्सिंग है। अब बोलोगे ऑर्बिटल फोर्सिंग क्या होता है? मैंने पीछे आपको बोला था मिनिमम 1000 साल में जाकर ऐसा होता है, लेकिन यह घटना 1000 साल में जाके होती है। अर्थ अपने एक्सिस से टिल्ट हो जाता है। थोड़ा बहुत जब अर्थ अपने एक्सिस से टिल्ट हो जाता है तो जो रेडिएशंस आते हैं वो एब्जॉर्ब होने की जगह रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। मैंने आपको पीछे भी कहा था कि जब प्लेन सरफेस होती है रेडिएशन ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, जिगजैग रेडिएशन या टिल्टेड होता है तो यहां पर रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो यह भी एक रीजन है जो कि ऑर्बिटल फोर्सिंग है, जो वैज्ञानिकों का मानना है। तो उनका कहना है कि ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनकी वजह से टेम्परेचर कम होगा और गिरेगा, जिसको हम ग्लोबल कूलिंग कहेंगे। अब देखो, सडन ट्रेंड इन द टेम्परेचर डिक्लाइन फ्रॉम 1940 टू अर्ली 1970 तक ऐसी कुछ घटनाएं रिपोर्ट की गई जिसके बेसिस पर ग्लोबल कूलिंग की बात की गई। तो ग्लोबल कूलिंग में ये दो रीजन याद रखना, कभी पेपर में आ गया। ऐसा साइंटिस्ट ऐसा किस बेसिस पे मानते हैं कि आगे भविष्य में टेम्परेचर कम हो सकता है? 1 और 2 ऑप्शन मार देना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। लेकिन आपको बोलूं तो ग्लोबल कूलिंग एक तरह से एक ऐसी घटना नहीं है, ठीक है, जो एक्चुअल में हो। आज के अधिकतर वैज्ञानिक 99% से ज्यादा वैज्ञानिक इसी फेवर में है। अब बात यह होती है 1940s 1970s अर्ली में ऐसा क्या हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड जो अचानक बढ़ गया? तो यह मानते हैं उस जमाने में वॉल्केनिक इरप्शन बहुत हुए। वॉल्केनिक इरप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में अच्छी खासी मात्रा में बढ़ता है और जाके धीरे 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 स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में जो कन्वर्ट हो जाता है ना। और यहीं पर मैं आपको बताऊं, यही चलकर सल्फेट एरोसॉल बनाता है जो हवा में इकट्ठा होता है। और यही क्या करता है आगे चलकर रिफ्लेक्टिंग द इनकमिंग सोलर रेडिएशन करता है। यानी कहने का मतलब है क्या करता है, एल्बिडो के इफेक्ट को क्या करता है, एक्चुअली बढ़ा देता है, जिससे रेडिएशन जो रिफ्लेक्शन होता है वो ज्यादा होता है। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल कूलिंग। ऑर्बिटल फोर्सिंग, मैंने आपको पहले ही कहा कि अर्थ अपने ऑर्बिट पर अपने एक्सिस पर जाके थोड़ा टिल्ट हो जाती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो जो टिल्ट हो जाना है वो कहीं ना कहीं सोलर रेडिएशन को प्रभावित करता है और उसके इफेक्ट में क्या होता है, वहां पर निगेटिव इंपैक्ट ऑफ द ड्यूरेशन इंटेंसिटी ऑफ ग्लोबल सीजन पैटर्न बदलता है। यानी कहने का मतलब है रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाने से, एल्बिडो बढ़ जाने से डेफिनेटली वहां का टेम्परेचर कम होगा। बार बार एल्बिडो आ रहा है, यानी इसका मतलब आपके पेपर में यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस में एल्बिडो शब्द पूछा जरूर जाएगा
गलती मत कीजना दोस्त, ठीक है। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ग्लोबल डिमिंग। ग्लोबल डिमिंग क्या है? अब देखो सीधा कह रहा, वार्मिंग और कूलिंग को तो हम आसानी से समझ सकते थे। वार्मिंग का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ना, कूलिंग का मतलब होता है टेम्परेचर कम होना। अब बात होती है डिमिंग का क्या मतलब होता है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग घरों में डिम लाइट को क्या बोलते हैं? मंद लाइट है, बहुत धीरे धीरे लाइट आ रही है, उसको हम डिम लाइट्स बोलते थे। ऑफ कोर्स ऐसा ही कुछ ग्लोबल डिमिंग होता है। एक साइंटिस्ट है ना, वो इन्वायरमेंट की स्टडी करने वाला है, फिलहाल एग्रीकल्चर लैब में काम कर रहा था, ठीक है। उसका नाम है जेरोल्ड स्टोनहिल। क्या नाम है? जेरोल्ड स्टोनहिल, इंग्लिश साइंटिस्ट है। इसने सबसे पहले दुनिया में साइंटिस्ट के बीच एक ग्लोबल डिमिंग की फिनोमिना के बारे में बताया। क्या होता है ग्लोबल डिमिंग? उन्होंने कुछ रिसर्च किया। उन्होंने ड्यूरिंग 1985 में कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पीछे के डेटा को 1985 तक के डेटा के साथ कंपैरेटिव करके बताया, भाई ऐसा है 1950 से लेकर 1985 यानी पिछले 35 सालों में जो उनका रिजल्ट आया, क्या आया कि ऐसा उन्होंने कहा, उनका जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था वो कहां था? इजराइल में किसी एग्रीकल्चर और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में बैठकर वो रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां मैं हूं यहां पर पिछले 35 सालों के इंटरवल में लगभग 22% रेडिएशन ऐसा है जो नीचे आते समय रुक गया है, यानी ड्रॉप हो गया है, कम हो गया है। यानी अगर हम सोलरीमीटर ले लें, जैसे हम लोग जब पीएचडी कर रहे थे आईआईटीज में, तो हम लोग को बायोगैस प्लांट पे जब रिसर्च कर रहे थे तो हम उसका सोलरीमीटर से देखते थे इंटेंसिटी कितनी है सन की। तो वही कह रहा है, अगर सोलरीमीटर ले लें, इंटेंसिटी सोलर रेडिएशन को चेक करने की कोशिश करें, तो ये कह रहे हैं कि 35 साल में लगभग बच्चा 22% सोलर रेडिएशन में कमी हो गई है इस जगह पर। और इस हिसाब से और उसी के लिए उन्होंने एक नया शब्द इजाद किया, ग्लोबल डिमिंग। इसका मतलब है, व्हाट इज द ग्लोबल डिमिंग? ग्लोबल डिमिंग इज द रिडक्शन ऑफ सोलर इंटेंसिटी टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। जो आ रहा है वो काफी हद तक कम हो चुका है। अब यहीं पर एक बात होती है, ड्यूरिंग लास्ट 60 ईयर्स में क्या कहानी होती है, जरा सुनो। पिछले 60 सालों में वैज्ञानिकों का यह कहना है कि मोर देन 10% ऑफ द एवरेज सोलर एनर्जी जो हमारे अर्थ की तरफ आ रही थी वो लगातार कम हो गई है, ठीक है ना, वो लगातार कम हो गई है। यानी अर्थ का सरफेस, सिंस इट वाज सील्ड बाय सस्पेंडेड एयर पार्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है, वो इसको सील्ड कर दे रहा है। यानी अर्थ पर जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है वो लगभग 10% से ज्यादा रेडिएशन को काफी हद तक कम कर चुका है। अब मैं सिर्फ इजराइल की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं कि 60 सालों में इस तरह की कौन कौन सी घटनाएं हुई, उसका कुछ रिपोर्ट है। यहां देखो कुछ डेटा है जो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। इन डेटा में क्या समझा रहे हैं कि अगर हम पिछले कुछ सालों की एनालिसिस करें, यानी 1950 से 1990 के बीच जाकर अगर साइंटिस्ट ने क्या किया, एक मेजरमेंट किया, उन्होंने देखा भाई ऐसा है कि लगभग 37% हांगकांग में सन की रेडिएशन सोलरीमीटर से कम हो गई। अगर देखो 30% रशिया में कम हो गई, 16% ब्रिटिश आइल्स में कम हो गई, 10% यूएसए में और लगभग 9% अंटार्कटिका में सोलर इंटेंसिटी कम देखी गई। यानी ये ऐसे रीजंस है जहां पर ग्लोबल डिमिंग का अच्छा खासा इंपैक्ट देखा गया। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला जाता है, आप खुद देखो, रीजंस फॉर द ग्लोबल डिमिंग जो माना जा रहा है उसमें सबसे बड़ा रीजन कहा जा रहा है भाई एयर पॉल्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं जो जैसे वाटर वेपर मान लो, इस तरह की चीजें हैं जो क्लाउड्स वगैरह में इकट्ठा हो रही हैं, ये सन की लाइट्स के इफेक्ट को नीचे की तरफ कम कर दे रहे हैं, जो कि ग्लोबल डिमिंग का रीजन है। सही बात है, जो वाटर वेपर होगा ऊपर जो क्लाउड के फॉर्म में डेंस होगा वो सोलर इंटेंसिटी को रोक के सोलर इंटेंसिटी को आने देगा, तो वो कम मिलेगा, ठीक है ना। तो सस्पेंडेड नैनो पार्टिकल्स जो एक्चुअल में क्लाउड के अंदर पाए जा रहे हैं, समय के साथ साथ जो एरोसॉल पार्टिकल वगैरह की वजह से आ रहे हैं, वो लगातार सोलर एनर्जी को नीचे आने में कम कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे सोलर रेडिएशन अब काफी कम आ रहा है। अब यहीं पर ग्लोबल डिमिंग के कुछ इंपैक्ट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या है यहां पे? साइंटिस्ट ने यह देखा कि 9/11 अटैक के बाद यूएस में क्या हुआ, यूएस में असल में क्या हुआ, वहां पर टेंपरेचर जो है लगभग 1 डिग्री सेल्सियस विद इन 3 डेज बढ़ गया। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हुआ, अब आप कहोगे सर ये तो एकदम अपोजिट जा रहा है। अभी आपने बोला कि अगर सोलर इंटेंसिटी कम होती है तो सोलर इंटेंसिटी कम होने से क्या होगा, अब मैं नीचे बोल रहा हूं सोलर इंटेंसिटी कम होने से इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन वहां पर टेंपरेचर बढ़ा है एक छोटे लेवल पे, 1-2 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है। ऐसा क्यों? मैं ऐसा बताता हूं कि जैसे मान लो, ऐसा कहते हैं, साइंटिस्ट का ओपिनियन है, उन एरियाज में क्या हुआ 9/11 अटैक के पास, जब WTC वाला जो सेंटर हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला जो अमेरिका में जो हादसा हुआ था, उस केस में, लादेन वाले केस में क्या हुआ कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इस तरह की चीजें हुई, उस समय वहां पर सुरक्षा के लिए बहुत सारे एरोप्लेन्स उड़ रहे थे। तो
एरोप्लेन जब उड़ रहे थे बच्चा, तो एरोप्लेन के साथ उनका जो फ्यूल जल रहा था उसको हम, उसका पोल्यूशन निकल रहा था, जिसको हम कहते हैं कर्टेल्स। क्या बोलते हैं? कर्टेल्स। क्या बोलते हैं? कर्टेल्स बोलते हैं। कर्टेल्स किसी एरोप्लेन्स वगैरह की, फाइटर प्लेन वगैरह की जलने के बाद जो वहां का गैस निकलता है, जो पोल्यूटिंग गैसेस निकलती है, उनको हम कर्टेल्स कहते हैं। इन कर्टेल्स इतना ज्यादा था वहां पे कि उसकी वजह से वहां पर क्या हो गई थी, नीचे की तरफ सोलर इंटेंसिटी जो थी वो डिक्रीज हो गई थी, है ना, डिक्रीज हो गई थी। अब सोलर इंटेंसिटी को डिक्रीज हो जाने से क्या था, मैं आपको एक बात बताता हूं। यहां से सन की लाइट आई, तो यहां से सन की लाइट इसको पार करके नीचे आई, यहां पर उसकी एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही लड़के रिफ्लेक्ट होकर जाने लगी, वो इनकी वजह से यहां पे ट्रैप हो गई, और यहां पर जो टेंपरेचर का लेवल नॉर्मल था उससे ज्यादा बढ़ गया। वही जैसे कि आपने ग्लोबल वार्मिंग के केस में देखा था, जो नीचे ग्लोबल वार्मिंग गैसेस को हो जाने की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस के हो जाने की वजह से जो सनलाइट्स आ रही थी, लड़ने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही थी तो यहां पर ट्रैप हो जा रही थी। तो वही चीज यहां पर देखा गया कि जो कर्टेल्स थे, अब समझ में आई बात, उसकी वजह से यहां पर टेंपरेचर बढ़ा, और जो कर्टेल्स थे इसकी वजह से सोलर रेडिएशन नीचे डिम हुआ और यहां टेंपरेचर बढ़ा। ये पूरा का पूरा जो हाइपोथेसिस है, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये पेपर पब्लिश्ड है। आप जाना, साइंस रिपोर्टर में भी बहुत साल पहले एक आर्टिकल आया था ग्लोबल वार्मिंग में, और उन्होंने यही रीजन वहां बताया है कर्टेल के बारे में, जो मैंने आपको समझा दिया। देखो ये साफ साफ लिखा है, मोर नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैव डायरेक्टली रिजल्टेड इन हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एरोसॉल्स विच लीड्स टू द ग्लोबल डिमिंग, और इसकी वजह से वहां पर सोलर इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप हुआ, और इसकी वजह से वहां का टेंपरेचर बढ़ गया। और जानते हो एक नया रिपोर्ट क्या आया, कितना चौंकाने वाला है। अगर बच्चा हर साल 3% रिडक्शन सोलर रेडिएशन का होने लगे, अगर हर साल जो सोलर रेडिएशन है ग्रॉस पूरी अर्थ का 3% अगर होने लगे, रेडिएशन एनुअली होने लगे, तो ऐसा कहते हैं 330 सालों में ऊपर सन होगा, लेकिन फिर भी नीचे अंधेरा होगा, है ना, ऊपर सन होगा लेकिन नीचे अंधेरा होगा। और इसको हम बोलते हैं दिस इज द ग्लोबल डिमिंग। क्या नई नई कंसेप्ट्स आ रहे हैं, और ये भी नहीं है कोई, ये करंट अफेयर्स है। ये क्वेश्चन आता है तो आप गलत इसलिए करेंगे क्योंकि ये चीजें कहीं किसी किताब में दी ही नहीं है, और आपने ये किताब नहीं पढ़ी है जो मैंने आपको दी हुई है। इसीलिए कह रहा हूं किताब उठाओ, चैप्टर नंबर 7 देखो, आपको ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग, ग्लोबल डिमिंग, ये सारी चीजें दी गई। आगे आने वाले समय में क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, आप कहोगे करंट अफेयर्स है, कोई करंट अफेयर्स नहीं है। 9/11 आज का हादसा नहीं है, आपके लिए आज का हादसा है, क्योंकि आपने इसको कभी सुना ही नहीं था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझा दिया। और यहां पे एक आध दो और फैक्चुअल डेटा उसको मैं जोड़ देता हूं। सब सहारन अफ्रीका रीजन में जो सूखा पड़ा 1970s 80s के बीच में, इसके पीछे भी लोगों का कहना है कि ग्लोबल डिमिंग ही मेन कारण रहा है। इसके अलावा अगर इस तरह की चीजें होंगी तो हमेशा आगे देखो क्रॉप राइपनिंग पैटर्न चेंज होगा, वाटर बॉडीज वगैरह जो हो रहे हैं वो भी डिप्लेट होंगे, ठीक है ना, और इस तरह से ऑक्सीजन प्रोडक्शन और ग्लोबल रेनफॉल पैटर्न भी पूरी दुनिया का बदलेगा। यानी ग्लोबल डिमिंग छोटे लेवल पर ही नहीं, बड़े लेवल पे भी चीजें कर रही हैं। लेकिन हाँ, ग्लोबल डिमिंग के बाद बताऊं, ग्लोबल डिमिंग एक स्मॉल एरिया में होने वाला एक इफेक्ट है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक लेवल पर होने वाला है। ठीक है, ऐसा भी लोगों ने बोला है। ज्यादातर ग्लोबल डिमिंग आपको छोटे एरिया में देखने को मिलेगा, और ज्यादातर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो आपको बड़े एरिया के लिए डिफाइन किया गया एक शब्द है। और ग्लोबल डिमिंग से भी आपको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है। सो ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल डिमिंग, अगर हम थोड़ी सी अगर इसके बारे में बात करें तो सरफेस और नियर सरफेस फिनोमेना है कौन? ग्लोबल डिमिंग। और जबकि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, इंटायर एटमॉस्फेयर में होने वाली एक फिनोमेना है कौन? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल डिमिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए एक नैरो एस्पेक्ट है और एक ब्रॉड एस्पेक्ट है। ठीक है, तो दैट इज अ वंडरफुल टॉपिक जो मुझे पढ़ाना था और मैंने समाप्त कर दिया। चलिए दोस्तों, ये लेक्चर थोड़ा छोटा था जो मैंने आपको बता दिया। आगे लेक्चर है फिर आपसे साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।